बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा और हम डिस्कस कर रहे थे पीएमएस 2020 का जनरल नॉलेज का पेपर। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो था उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और स्टूडेंट्स ने काफ़ी ईमेल्स की हैं और उन्होंने यही कहा कि सर आप इसको जो है विद एक्सप्लेनेशन ही करें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था द चेयरमैन ऑफ नेशनल असेंबली, चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज। कौन है जी? प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन होता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की जो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उसकी बात कर रहे हैं कि उसका चेयरमैन कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। और इसको आगे हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन है। इस वक्त हमको पता है इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड इमरान खान इज द, अगर आप देखें तो ये 22nd प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का और ये चीफ एग्जेक्टिव भी होता है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये चीफ एग्जेक्टिव होता है किसी पाकिस्तान का। और ये किसको रिपोर्ट करता है? ज़ाहिर है हर इंसान, किसी भी जो ऑफिशियल होता है, किसी भी ओहदे पर जो भी ऑफिशियल है जो किसी भी ओहदे पर वर्कआउट कर रहा है तो वो किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, इनके जवाबदेह होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है पाकिस्तान के अंदर वो जवाबदेह होता है एक तो प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और दूसरा वो जवाबदेह होता है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को वो जवाब देता है। ये सब था प्राइम मिनिस्टर के बारे में। बात की जाए तो प्रेसिडेंट अरफ अलवी साहब हैं पाकिस्तान के, और जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द स्टेट और ये जो होता है ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। और आरफ अलवी साहब जो हैं वो 13th प्रेसिडेंट हैं और 2018 के अंदर इन्होंने यानी कि ऑफिस जो है ना वहाँ पे अब आए थे। अच्छा, अब इसके बाद हमारा ये हो गया फाइनेंस मिनिस्टर भी हो गया, प्राइम मिनिस्टर भी हो गया और प्रेसिडेंट भी हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेयरमैन डिस्कस होगा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल क्या है और इसको बनाने का मकसद क्या है, ये क्यों बनाएगी और किस तरह से बनाएगी और ये क्या है, इसको भी हम लाइट सा देखते हैं। बेसिकली जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है पाकिस्तान की, वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का देखें तो वो आर्टिकल 156 के तहत बनाई गई है। 156 जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो इसी के बारे में उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया। इसमें बेसिकली क्या है कि जो उसकी आर्टिकल का जो फर्स्ट पॉइंट है 156 का, उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ठीक हो गया। एंड देन आगे एक्सप्लेन किया गया, इसको एलैबोरेट किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होगा। मैं इसको थोड़ा स्पीड अप करता हूँ। चीफ मिनिस्टर जो होंगे इसके मेंबर्स होंगे, यानी कि हर एक सूबे का, हमारे पास जैसे 4 सूबे हैं तो 4 उसके यानी कि चीफ मिनिस्टर है, तो हर चीफ मिनिस्टर क्या होगा, इसका मेंबर होगा। प्लस उसके साथ क्या होगा कि फ्रॉम ईच प्रोविंस जो है ना, फ्रॉम ईच प्रोविंसेस टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा भी जो चार तो चीफ मिनिस्टर होंगे प्लस हर चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा एक जो मेंबर है खुद से अपने सूबे का, तो प्लस 4 वो हो जाएंगे। एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि चेयरमैन होगा। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है वो 4 अपने और बंदे लेके आएगा, 4 मेंबर्स वो होंगे जिनका जो नॉमिनेट जिनको करेगा, और ये 4 इस तरह से ये हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 9 बंदे हो जाते हैं। अब ये तो होगी इसकी मेंबरशिप कि चेयरमैन कौन है और कहाँ कहाँ से बंदे जो जो ऑफिशियल जिसके अंदर आते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, जो इसकी कमेटी का हिस्सा बनते हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जो हिस्सा बनते हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 2, इसके फर्स्ट में ये डिस्कस किया गया कि जो मेंबर्स होंगे वो किधर से आएंगे और किस तरह से उनका जो क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 156 के अंदर। अब सेकंड जो आर्टिकल का जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर, जिसको हम सब आर्टिकल भी कह सकते हैं, 156 का सब आर्टिकल 2, उसमें बताया गया है कि इस जो है इसका मकसद क्या है, व्हाट इज द रोल, इसका एम क्या है, इसका रोल क्या है, ये जो इकोनॉमिक काउंसिल है ये बनाई क्यों जाती है। बेसिकली जो इकोनॉमिक काउंसिल होती है ये रिव्यू करती है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को। जो भी कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है उसका काम है उसको रिव्यू करना, और उसके बाद जो है रिव्यू करने के बाद एडवाइस करना फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को।
इन दोनों को एडवाइस करना कि जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं उसके बारे में, और इसके साथ साथ क्या करना है, फार्मुलेट करना प्लान्स और जो है और पॉलिसीज, फाइनेंशियल, कमर्शियल, ठीक है, मुख्तलिफ सेक्टर जो ये वाले लिखे हुए हैं इनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज बनाना और उनको फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसके बारे में एडवाइस देना। ये सारा जो है इसका रोल है, यानी कि इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आ जाते हैं, जो पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 में बताया गया है कि ये जो मीटिंग्स है इसकी कब होगी। ज़ाहिर है काउंसिल तो बन गई है, अब काउंसिल जो है वो उसके मेंबर्स भी हैं, उसको एक ये रोल भी दे दिया गया है। तो अब ये रोल लेने के बाद अब मिलेंगे भी, ज़ाहिर है मीटिंग कहाँ पे करेंगे। तो इसका क्या है कि एक तो चेयरमैन जो है जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो उसको बुला सकते हैं, या उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है जैसे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें कोई प्रॉब्लम या इश्यूज आ जाते हैं, जिस तरह कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी है वो डाउन चली गई है वो कंट्री की। तो उसमें क्या है कि अगर 1/2 ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो भी अगर रिक्वेस्ट चाहें, तो अगर 1/2 चाहें तो क्या हो सकता है, मीटिंग कॉल कर सकते हैं। ये तो होगी मीटिंग के बारे में। अब मीटिंग होगी कब, कितनी दफा? एक तो ये है कि रूटीन में अगर देखा जाए तो इसमें एटलीस्ट ट्वाइस आई है, एक साल में 2 दफा मीटिंग होगी, और उसमें जो कोरम है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 1/2 होना चाहिए द टोटल मेंबर्स। कोरम का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जो प्रेजेंट जो होते हैं उसके अंदर, मीटिंग के अंदर मेंबर्स होते हैं, प्रेजेंट मेंबर्स को कहा जाता है कि कोरम तकरीबन हाफ जो है वो प्रेजेंट हो। इसके बाद ये जो इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई है, ये क्या, यानी कि ये किसको रिपोर्ट करेगी, तो इसका बेसिक ये है कि इसकी जो इकोनॉमिक काउंसिल की ये जिम्मेदारी है वो हर साल एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो उसको मुरतब करे, और जो मजलिस शूरा है, मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट है उसको क्या करे, सबमिट करे। अब मजलिस शूरा बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम है, जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है उसका नाम मजलिस शूरा है। हर कंट्री का जो नाम है वो डिफरेंट है, और अक्सर ये पीपीएससी में पूछा जाता है मुख्तलिफ कंट्रीज के जो पार्लियामेंट है उनके बारे में। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस शूरा, और ये पार्लियामेंट बेसिकली बाइकैमरल है, यानी कि एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। लोअर हम जो नेशनल असेंबली है उसको कहते हैं नेशनल असेंबली को, और जो अपर है वो हम कैबिनेट उसको सेनेट को कहते हैं। ये था इसके बारे में हल्का सा जो है व्यू। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहें कि ये जो मेंबर्स हैं, मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो इसका हेड होगा, चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो मेंबर। अगर इन मेंबर्स की आपने डिटेल देखनी है तो जो प्रेजेंटली वर्कआउट कर लें, तो उसके लिए आप क्या करना है, आपने आपने जो कैबिनेट डिवीजन है उसको विजिट करना है, यानी कि एक वेबसाइट है, आपने इसको एक दफा विजिट करेंगे, cabinet.gov.pk, इसको आपने ओपन करना है। उसके बाद आपने जाना है फेडरल गवर्नमेंट फेडरल कैबिनेट की ऑप्शन के ऊपर। फेडरल कैबिनेट के ऑप्शन के बाद आपने आगे जाना है कहां पर, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। जब आप नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको आगे आ जाएगा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन। उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ के अंदर फाइल ओपन हो जाएगी। उस फाइल के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस आपको बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट जो है वो इस वक्त जो है वो इसका चेयरमैन है, चीफ मिनिस्टर के साथ जो 4 और कौन से मेंबर्स हैं जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है, और इसके अलावा जो 4 मेंबर जो प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किए हैं वो कौन से हैं। तो आपको वहां से इसकी फुल डिटेल मिल जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर, तो हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दैट इज शौकत तरीन। जो शौकत तरीन है वो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के। अब इसमें यह है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जस्ट लाइक एज फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब है, ये चेंज होते रहते हैं। तो इसको बेहतरीन इसका हल ये है कि आप जो है न्यूज़ वगैरह जो है उसको सुनते रहें। उससे ये है कि जो भी चेंजिंग्स आती रहती हैं सच लाइक दिस, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। क्योंकि वाक़ आप पेपर देने जाते हैं तो करंट अफेयर, क्योंकि ये चीज़ें करंट अफेयर में पूछी जाती हैं, तो आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन लाइक दिस कोई आ जाता है, तो आपको पता नहीं होता कि करंट जो चेंजिंग आई है, तो फिर आपके लिए मसला होता है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप न्यूज़ सुनते रहें, और उससे ये होगा कि आपको अपडेट मिलती रहेगी कि कौन से जो नई मिनिस्ट्रीज जो चेंज हुई हैं वो किसके पास गई हैं, और ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद हो जाती हैं, कि कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें वो कहता है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब का जो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद जो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर था वो कौन सा, वो सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। सरदार अब्दुल रब निश्तर जो हैं, जो टुडे अगर बात करें तो जो केपीकी का इलाका है वहाँ पे पेशावर में पैदा हुए थे, यानी कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इस एरिया में पैदा हुए थे, और इनके कराची के अंदर ये इनकी जो है ये डेथ हुई थी। ये थे सरदार अब्दुल रब निश्तर। और इसके अलावा जो इनका था, ये मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, ठीक है।
और इनका जो तल्लक था ये मुस्लिम लीग ऑफ जो था पाकिस्तान से इनका तल्लक था। और फिरोज खान नून जो है ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। अगर इनको हम देखा जाए तो ये 7th प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ पाकिस्तान, ये 7th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। और इनको जब फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था 1958 के अंदर, तो उनको क्या किया गया था, इनको रिमूव किया गया था बाय द प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा। सिकंदर अली मिर्जा ने क्या किया था, इम्पोज मार्शल लॉ, यानी कि 1958 को जब सिकंदर जो थे सिकंदर अली मिर्जा, जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो इम्पोज किया, तो दैट टाइम दे रिमूव्ड इट। तो यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। इनफैक्ट जब पाकिस्तान बनना है तो पाकिस्तान बनने के बाद ये हुआ है कि गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल को थे कैरियम साहब जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे फर्स्ट। उसके बाद 4th गवर्नर जनरल जो थे वो यही इस्कंदर मिर्जा थे, और उसके बाद ये चेंजिंग की गई और इस ओहदे को चेंज करके प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट का ओहदा जो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो दैट टाइम जो था फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था वो पाकिस्तान का इस्कंदर मिर्जा ही था, इस्कंदर अली जो थे वही इस्कंदर अली मिर्जा। अब ये चीजें थी जो कि गवर्नर के बारे में थी। अब यहाँ पे एक जो वर्ड है बेसिकली गवर्नर, अब इसको थोड़ी सी इलेबोरेशन की जरूरत है ताकि आपके इसके बारे में जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जो गवर्नर होता है वो क्या होता है। यानी कि अक्सर बार 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 हम देख रहे हैं कि हु इज द गवर्नर, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। इसको हम देखते हैं लाइट सा कि गवर्नर जो बेसिकली होता है, बेसिकली अगर हम देखें जो गवर्नर होता है वो हेड ऑफ स्टेट, प्रोविंशियल स्टेट, जिस तरह से जो होती है प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि पूरी कंट्री का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और इसी तरीके से जो प्रोविंशियल जो स्टेट है उसका हेड जो होता है वो गवर्नर होता है। जैसे अक्सर बोला जाता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो चांसलर होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है, और वाइस चांसलर या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उन्होंने खुद से अटैच किए होते हैं, लेकिन गवर्नर जो होता है वही चांसलर होता है। और यहाँ से जो ये जो गवर्नरशिप है, ये जो गवर्नर की सीट है, ये एक सेरेमोनियल पोजीशन है बेसिकली। इसमें कोई आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, डोर नो पावरफुल, इट इज़ जस्ट सेरेमोनियल पोजीशन है। जो मेन पावर्स होती हैं वो होती हैं चीफ मिनिस्टर के पास या चीफ सेक्रेटरी के पास, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होती हैं कंट्री के, सूबे की, प्रोविंस की, तो इनके पास ज़्यादा पावर होती है। हाँ, इन केस के अगर मार्शल लॉ इम्पोज किया जाए, मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है, तो मार्शल लॉ जब इम्पोज होता है तो क्या होता है कि असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है। जब असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो ये जो चीफ मिनिस्टर है ये ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाता है। जब चीफ मिनिस्टर जब खत्म हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर गवर्नर राज जिसको हम बोलते हैं, गवर्नर रूल हो जाता है। तो फिर इसके पास पावर्स आ जाती हैं गवर्नर के पास। तो इस शुरुआत में जो है ये इसके पास पावर्स आती हैं। अदरवाइज अगर हम कहें कि जो गवर्नर है उसके पास कोई पावर्स आए स्पेशली, तो डेट इज नॉट अभी, यानी कि उसके पास पावर्स नहीं होती। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज है जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि गवर्नर की हमने एक लाइट सा आपको व्यू दे दिया कि गवर्नर के पास क्या पावर्स होती हैं और चीफ मिनिस्टर से किस तरह से डिफरेंट होती हैं। तो नेक्स्ट है कि जिस तरह अभी हमने बात की दैट हु इज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब, तो सरदार अब्दुल रब मिस्टर फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर नहीं थे। जो फर्स्ट गवर्नर था, अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो जो फर्स्ट गवर्नर है पंजाब के, ये भी अक्सर जो हु इज द फर्स्ट गवर्नर, हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट गवर्नर थे ये थे फ्रांकिस मुडाई, सर फ्रांकिस मुडाई, ये फर्स्ट क्या थे, गवर्नर थे पंजाब के पाकिस्तान बनने के बाद। और ये 1947 से लेकर 1949 तक जो है ये यही रहे हैं। और उसके बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर आ गए दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर जो थे सरदार अब्दुल रब निश्तर जो थे वो रहे हैं 1949 से लेकर 1951 तक। 1947 से लेकर 1949, और ये 1949 से लेकर ऑलमोस्ट इन्होंने जो है रहे हैं 1951 तक ऑफिस में हैं। उसके बाद जो थर्ड थे वो आई चुंदरीगढ़ थे, और ये ऑलमोस्ट 1 ईयर रहे हैं। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के जो हैं 6th प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी ये रहे हैं। तो ये लाइट सा व्यू था हिस्ट्री के बारे में कि कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज द फर्स्ट वन एंड हु इज द सेकंड एंड हु इज द थर्ड।
ठीक है। अब क्योंकि ये एक नॉन मुस्लिम थे इसलिए ये नहीं कह सकते, दूसरे जो थे वो एक मुस्लिम थे, सरदार अब्दुल्ला मिनिस्टर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि अभी जो रिसेंटली 2000 जैसे 21 चल रहा है, तो 2021 में कौन सा है, गुलाम सरवर साहब है। और गुलाम सरवर साहब के बारे में ये कि सेकंड टाइम है इनके सेकंड टेन्योर है, यानी कि ये दूसरी दफा हो रही है, दूसरी दफा जो है ये गवर्नर हैं पंजाब के। फर्स्ट टाइम ये रहे हैं 2013 से लेकर 2015 तक ये गवर्नर रहे हैं। उसके बाद ये 2018 से ऑनवर्ड यही गवर्नर चल रहे हैं। अब इनकी जो अफिलिएशन है पार्टीज के साथ, अगर उसको देखा जाए गुलाम सरवर साहब की, तो ये इनकी पहले अफिलिएशन रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और इसके साथ इनके अलावा पीटीआई के साथ भी है, और इसके अलावा जो थर्ड वन है इनकी अफिलिएशन वो लेबर पार्टी यूके के साथ भी है। ये थोड़ा सा आप देख लें, ये एक दफा उन्होंने पूछा भी है। और जब ये फर्स्ट टाइम गवर्नर बने थे पंजाब के, दैट टाइम उन्होंने ये चीज पूछी थी। अब वहां पर क्या था कि मेंबर थे पार्लियामेंट के ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट थी उसके ये मेंबर भी रह चुके हैं। ये वहां पे 1997 से लेकर 2005 तक ये वहां पे यानी कि एज ए मेंबर रहे हैं। और ये यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो, सेंट्रल ग्लासगो गुवाना जो था उस एरिया में थे, यानी कि ज़ाहिर है बहुत बड़ा यूके की स्ट्रीट्स हैं, तो वहां पे जो ग्लासगो वाला एरिया है, ग्लासगो सेंट्रल, वहां पर है। अब ये तो आगे अपना गवर्नर बन गए हैं पंजाब के, लेकिन इनका जो बेटा है जिसका नाम है अनस सरवर, वो वहां पर यानी कि वर्क कर रहा है इनके, यानी कि जिस पोजीशन पे ये थे उसी तरह से वो वहां पे चल रहा है, यानी कि स्कॉटिश वो है, स्कॉटिश पार्लियामेंट के अंदर है। ठीक है, स्कॉटिश पॉलिटिशियन है, और स्कॉटिश जो पार्टी है उसका वो क्या है, मेंबर भी है। और इसके अलावा मेंबर ऑफ द स्कॉटिश पार्लियामेंट है वो 2016 से, यानी कि पहले जो थे गुलाम सरवर साहब खुद थे, वहां पे लेबर यूके पार्टी जो थी उसके पार्लियामेंट ऑफ यूके के रह चुके हैं मेंबर। उसके बाद अभी इनका जो बेटा है अनस सरवर, वो स्कॉटिश पार्लियामेंट पार्टी जो है उसका यानी कि मेंबर है सिंस 2016 से। तो ये था जो है इसके बारे में थोड़ा सा व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब यानी कि प्रेजेंट किया गया था। अब यहाँ पे 7 मार्च 1949, 7 मार्च 1949 को प्रेजेंट किया गया था। लेकिन इसमें ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जो अडोप्ट भी किया गया था ना, इसको अडोप्टेड ये था 12 मार्च, सो डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे क्योंकि उसने पूछा प्रेजेंटेड, तो प्रेजेंट किया गया था 7 मार्च को, और अडोप्ट किया गया था 12 मार्च को। तो ये थोड़ी सी आपको एक्यूरेसी डेवलप करनी पड़ेगी। अब क्या था बेसिकली, ये जो प्रेजेंट किया गया था, ये प्रेजेंट किया था लियाकत अली खान, फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे लियाकत अली खान, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। ठीक है, और वो फर्स्ट जो थी असेंबली जो थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसमें ये प्रेजेंट किया था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मुराद ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई गई है, जो भी एक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी किस्म का भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो जब कोई असेंबली बनाई जाती है तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या था, हुआ ये था कि 1947 में पाकिस्तान जो है वो बन गया। ठीक है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उस रिजल्टेंटली क्या होता है, तो कायदे आजम क्या करते हैं, जो ऑल इंडिया एक्ट है, ऑल इंडिया एक्ट 1935, उसको इन्फोर्स कर देते हैं कि यही इसी के उसमें फ्यू अमेंडमेंट्स करते हैं उसके अंदर कुछ थोड़ी सी, और उसी को क्या करते हैं इन्फोर्स कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि इसी के साथ हम, क्योंकि विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एक्ट तो आप काम कर भी नहीं सकते। तो ये तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है कि 1949 को 7 मार्च को प्रेजेंट करते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये था क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है 2 नेशन थ्योरी के ऊपर यानी कि हमने हासिल किया था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम यानी कि मुस्लिम्स के लिए, तो पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए जो है ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, क्योंकि वो तो 1935 ऑल इंडिया एक्ट था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की थी। अब इसमें था क्या, इसमें बेसिकली ये था, मैं बोल देता हूँ क्योंकि लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बोल देता हूँ कि इसमें ये है सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, एक तो ये इसकी साइलेंट फीचर्स में थी। उसके बाद इस्लामिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए,
एक ये था। उसके बाद इस्लामिक प्रिंसिपल्स को ऊपर हम फॉलो करेंगे, इस्लामिक वेज ऑफ लिविंग को हम फॉलो करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज होगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, फंडामेंटल राइट्स होंगे, फ्री जुडिशरी होगी। यानी कि जो इस्लाम के अंदर सोशल टीचिंग्स हमारे लिए हैं, जो इस्लाम की सोशल टीचिंग्स हैं या इसके अलावा जो भी इस्लाम के रूल्स हैं, कोशिश की गई थी कि उनको इसके अंदर ऐड किया जाए और उनको ऐड करने के बाद जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये एक फर्स्ट स्टेप था किसकी तरफ, टूवर्ड अ इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि पाकिस्तान को मुस्लिम मुल्क बनाने की तरफ से ये फर्स्ट स्टेप था। इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो है क्वेश्चन नंबर 9, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है? ये नूरुल अमीन साहब है, ओनली वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद कोई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना, ये सिर्फ एक ही वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। इसके अलावा इनका एक और भी चीज है कि ये 8th प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये 13 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे एंड इज अ शॉर्टेस्ट इनका जो था प्राइम मिनिस्टर का तन्योरा विद पाकिस्तान हिस्ट्री, शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इन पाकिस्तान पार्लियामेंट हिस्ट्री के अंदर। और उस वक्त जो थे, जो प्रेसिडेंट थे जब ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो थे याह्या खान, दैट टाइम I think so 7th of December 1971 to 20th December 1971 तक जो है ये 13 डेज के लिए एक प्रेसिडेंट जो थे पाकिस्तान के बने थे। और इसके अलावा इनकी जो थी ये लास्ट बंगाली लीडर थे पाकिस्तान के, यानी कि लास्ट बंगाली लीडर थे पाकिस्तान के। लास्ट क्यों है? क्योंकि उसके बाद जो है वी नो दैट पाकिस्तान जो है फॉल ऑफ ढाका का इंसिडेंट हो जाता है। यानी कि फॉल ऑफ ढाका क्या है कि जो पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और बांग्लादेश की क्रिएशन हो जाती है। अब ये नूरुल अमीन साहब जो थे इनकी जो बर्थ प्लेस थी वो बंगाल से थी, ठीक है। शहबाजपुर जो था एरिया बंगाल के अंदर, वहाँ से ये बिलोंग करते थे, वहाँ पे इनकी बर्थ प्लेस है बंगाल के अंदर। और इनकी जो डेथ है वो रावलपिंडी के अंदर होती है। और रेस्ट इन पीस कहाँ पे है? यानी कि इनकी जो कब्र है वो है मज़ार कैद में, मज़ार कैद जो कराची के अंदर मौजूद है वहाँ पर ही इनकी कब्र है। और इनको अगर देखा जाए तो इनकी जो फील्ड थी तो ये बेसिकली लॉ की फील्ड से इनका तल्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर? सेनेटर की जो है वो मिनिमम एज जो है वो क्या होनी चाहिए अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? तो ये इसका आंसर जो है वो 30 ईयर्स है। अब जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 62 है वो डील करता है क्वालिफिकेशन को, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। यानी कि जो मजलिस जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट है उसको हम क्या कहते हैं, मजलिस शूरा कहते हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन यानी कि मेंबर्स की क्या होनी चाहिए वो आर्टिकल 62 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। अब वो क्या कहता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है इसके दो हिस्से आगे, पार्लियामेंट के दो हिस्से आ जाते हैं। एक हो जाता है अपर हाउस, क्योंकि बाई कैमरल सिस्टम है तो एक अपर हाउस और एक लोअर। अब जो अपर है उसके अंदर क्या आ जाते हैं, उसके अंदर आ जाता है सेनेट, यानी कि सेनेट और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको सेनेटर्स कहते हैं, ठीक हो गया। और जो लोअर हाउस होता है उसको हम कहते हैं जनरल असेंबली, यानी कि नेशनल असेंबली आप कह सकते हैं, सॉरी नेशनल, उसको हम कहते हैं नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के अंदर उसको क्या आ जाता है, नेशनल असेंबली। और इसमें जो आ जाते हैं वो हमारे MNAs आते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जिसको हम बोलते हैं। और सेनेटर्स में बेसिकली MNAs भी होते हैं और प्लस MPAs भी होते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज का मिक्सचर होता है जो सेनेटर्स होते हैं। अब इसमें वो कहता है एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए इनकी जो बताता है, और इनकी जो बताता है वो कहता है नॉट लेस देन
25 ईयर, ये 25 ईयर से कम बना, ठीक हो गया। और अब बाकी इनके लिए वही ऑप्शन जिस तरह वो दूसरी चीजें डिस्कस करता है जी, अमीन होना चाहिए इनको, ठीक है। और जो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको ये अपोज ना करते हों, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को अपोज ना करते हों, और इस तरह से यानी कि इनको क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, अमीन होना चाहिए, ये कुछ इसकी वो टर्म्स एंड कंडीशन बताता है। कौन सा? आर्टिकल 62, जो कि क्या डिफाइन करता है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा। अब इसी के साथ आ जाता है आर्टिकल 63। अब ये क्या डिस्कस करता है, ये बेसिकली डिस्कस करता है वो टर्म्स एंड कंडीशन जिसके ऊपर ये मेंबर जो होते हैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन को वो बताता है कि किस किस टर्म्स के ऊपर ये मेंबर जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे। इसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा फिर लेंथी हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा था वो यही था कि व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये था जी पार्ट 2, क्योंकि इसमें फिर काफ़ी ये थोड़ा सा लेंथी हो गया लेक्चर, फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो प्लीज़ अगेन आपसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है इसको सुने समझें, और इसके लिए जो आप हमें जो है सजेशन जो है वो भी दें कि इसको कैसे इम्प्रूव, और कैसे आप चाहते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि अभी जो ईमेल्स आई थी उनमें बच्चों ने यही कहा था कि सर इसको डिटेल से ही डिस्कस करें, नो डाउट थोड़ा टाइम लगता है, इट्स ओके, लेकिन चीज़ों को थोड़ा डिटेल से एलेबोरेट करें ताकि वो ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाए। तो इंशाल्लाह हम फिर अगले लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर होंगे। आप तब तक इसको जो शेयर करें, इसको कमेंट करें, सजेशन करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।